बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में किया रोड शो। संतों का लिया आशीर्वाद, पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थट्टीउड में की रैली। लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के लिए मांगा समर्थन। कहा, प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू। गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार गरमाने आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अप्रैल को ऋषिकेश में हो सकती है रैली। मुख्यमंत्री योगी 11 अप्रैल को श्रीनगर, किप्छा और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस के पौड़ी प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनता से मांगी आर्थिक मदद। कहा, चुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि जनता लड़ रही। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदाता संपर्क अभियान में तेजी लाने के लिए सुझाव दिए, जिसमें सभी कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित करने की हिदायत दी गई। साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 3 दिन बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके अलावा पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और ये सभी कार्यक्रम अब बूथ पर केंद्रित होंगे। क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उन पर चर्चा हुई है। खास तौर पर मतदाता संपर्क, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपना एक बहुत बड़ा संपर्क से आह्वान किया है कि किस तरीके से हम प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर सकें। कि रणनीति के तहत हमने पहले से ही पन्ना प्रमुख हमारी बने, उनको हम लोग घर बांट देंगे। उसके बाद 9 मतदाताओं का हम सम्मेलन करने वाले हैं। इस साथ की वोटर्स का हम बूथ पर भी बैठक करने वाले हैं। लगातार 3 दिन तक वो बूथ स्तर के ही कार्यक्रमों की रचना आगामी दिनों में बढ़ेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी ने थट्टीउड में टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की। जनसभा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान सीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा गया है और विश्वास है कि हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर कोने में विकास की बयार पहुंचाई है। माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से भी भारी बहुमत से जितना लोगों में इस बार ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, लोग मतदान के दिन की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मतदान का दिन आए। वो दिन हमारे लिए त्योहार का दिन होगा जिस दिन हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने वाले। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं जंगलों को आग से बचाने के लिए लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के दिशा निर्देश में वन कर्मी जंगलों को बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। रेंजर जोशी ने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए वन कर्मियों ने जंगलों में पड़े पीरुल, सूखी पत्तियों को हटाया जा रहा है ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। साथ ही लोगों को कई माध्यमों से जंगलों में आग न लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिरूल गिरा है रोड के आसपास ताकि राह चलते हुए कोई भी आदमी जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक कर आग की घटनाओं तो लोहाघाट में आग लगने का सिलसिला शुरू है और वन कर्मचारी जंगलों को बचाने में जुटे हैं। आपको बता दें, आग से जंगल को बचाया जा रहा है और पिरूल और सूखी पत्तियों को हटाया जा रहा है। तो गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल चुनाव लड़ने के लिए जनता से चंदा मांग रहे हैं और इसके लिए गोदियाल ने सोशल मीडिया पर अपना बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है। इस मसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस धन और संसाधन की कमी से जूझ रही है, जनता को समझना होगा। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। पैसे की कमी है, साधनों की कमी कांग्रेस के पास है।
ये बात पब्लिक को समझनी चाहिए। एक पार्टी 10 साल के शासन में वीआईपी कहो या 5 स्टार या 7 स्टार होटल के नुमा एक अपना ऑफिस खोल सकती दिल्ली में, और हर जिले स्तर पर करोड़ों रुपए के ऑफिस खोल गए। कांग्रेस जिसके लिए कहा जाता है इतने वर्षों का 60 साल 70 साल का शासन कहते हैं, उसका अपना एक दफ्तर तक ठीक से नहीं बन पाया। किसी जिला मुख्यालय में हमारे बड़े दफ्तर नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि ईमानदार कौन था और बेईमान। उत्तराखंड में बूथ जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र पर चल रही भाजपा ने अपने पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य के सभी 11,729 बूथों पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी गई है। बूथ स्तर तक के पदाधिकारी को पन्ना प्रमुख बनाया गया है। यह पदाधिकारी जिस बूथ पर वोटर होंगे और मतदाता सूची के जिस पन्ने पर उनका नाम होगा, उन सभी वोटरों की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होगी। पार्टी अपनी बूथ इकाइयों को सशक्त करने का काम कर रही है। बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने के साथ ही उनके सहयोग के लिए टोलियों की नियुक्ति भी की गई है। बूथ पर जो हमारे पद सभाएं हैं, पद सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। पन्ना प्रमुख का आशा है कि मेरे पास 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का बूथ पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति हमको तय करनी है। दूसरी बैठक उस बूथ पर जो नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उसके साथ हम बैठक करने वाले हैं। तो इस प्रकार का कार्यक्रम की रचना हमारी 4-5 बैठकों के दौरान हमको वोटर कर। तो बीजेपी का बूथ जीता चुनाव जीता का मूल मंत्र बीजेपी के पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी तय की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पन्ना प्रमुख नियुक्त किए। रुद्रपुर फायर स्टेशन में तैनात फायरकर्मी महेश सिंह की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। फायरकर्मी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं महकमे में भी शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खेत निवासी 38 वर्षीय महेश सिंह बाग्याल का एक सप्ताह पहले वसुंधरा ग्रीन स्थित निवास पर अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ और जिसके चलते उन्हें किच्छा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ और फायरकर्मी की मौत हो गई। फायरमैन है जिनका नाम महेश सिंह बंग्याल है, कि एकदम ऑन ड्यूटी अचानक तबीयत खराब हुई थी। फिर इसके बाद हमने इन्हें कहा था कि आप हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने हायर सेंटर रेफर करवा लिए और इलाज के दौरान आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हमें पता चला कि आज इनकी डेथ हुई। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत 2 गुटों में पहले एक मेले में झगड़ा हुआ था और जिसका निपटारा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर दिया और इस विवाद में एक गुट ने फायरिंग भी कर दी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। आरोपियों पर पहले भी फायरिंग करने और दहशत फैलाने जैसे आरोप लगते रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात्रि के समय में थाना किच्छा में एक सूचना आई थी कि फायरिंग हुई है करके। तो इसमें जो है हमने तुरंत पुलिस हमारी मौके पे पहुंच गई थी। इसमें सूचना मिलते ही हमने इसमें रात्रि में ही एफआईआर पंजीकृत किया धारा 307 में, जो संगीन धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें 2 नामजद व्यक्ति हैं। 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार इनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सेमाम जनपद उत्तरकाशी मां गंगा यमुना का उद्गम स्थल और यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था भी चारधाम यात्रा पर टिकी हुई है। लोकसभा के चुनाव इस समय क्षेत्रीय मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो रखे हैं और यहाँ के लोग सड़क, पानी, अस्पताल जैसी व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित हैं। टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में चारधाम यात्रा पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाए, सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल की समस्याओं को प्राथमिकता दे, ताकि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो हम लोगों के बीच में सुख दुख में हर समय हमारे साथ आए और हमारी जो मुख्य समस्या हैं उनको गंभीरता से ले। और वर्तमान में हालांकि
जो सरकार है, दिल्ली जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनके कार्य से हम प्रभावित हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनके कार्य से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। हमें वो चाहिए, हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो हर समय पब्लिक के बीच में सुख दुख में साथ रहे और हमारी मुख्य समस्याओं का निराकरण। हमारा उत्तरकाशी को लेके है, हमें विकास चाहिए, सड़कें अच्छी हो, हमारी यात्रा अच्छी हो, होटलों की सुविधा मिले, सब कुछ। कहते हैं कि मोदी जी आए या कोई भी आए, राहुल आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन विकास हो। स्वामी जी जुझारू काम करने वालों, चार धाम यात्रा जो है सिर पे है बिल्कुल एकदम, और हमारी अर्थव्यवस्था जो उत्तराखंड की है चार धाम पे ही बिल्कुल निर्भर है, और हर व्यापारी वर्ग मायूस है पहले से ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं इस वजह से। और चार धाम में हम चाहते हैं जो प्रत्याशी ऐसा है कि यहाँ की सड़कें का बदहाल सड़कें जो हैं एकदम दुरुस्त हो जाएं, और स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है हमारे यात्री जितने भी बाहर से आते हैं उनको सब सुविधा अच्छी मिले, होटलों में कोई उनको दिक्कत परेशानी ना हो, और काम करने वाले प्रत्याशी चाहते हैं हम। सीमांत जनपद उत्तरकाशी माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यही है, और लोकसभा चुनाव की जो है बिगुल बज चुका है। और जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रमुख व्यवसाय है वो है चार धाम यात्रा। हर साल जो यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो जो है बिल्कुल हटके हैं। और आज यहाँ के लोगों के बीच हम जा रहे हैं और हम पूछते हैं कि यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं क्या सोचते हैं उन मुद्दों पर, कौन सा कैंडिडेट जो है उन मुद्दों को जो है जमीन पे ला सकता है। दीपक नोटल, 1924। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोतियाल ने चुनाव के लिए जनता से चंदे की मांग की है, और इसके लिए गणेश कोतियाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड भी दिया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चंदा क्यों मांग रही है, जबकि कई बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए हैं। कांग्रेस का चंदा मांगना केवल दिखावा है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु स्थितियां वो चंदा क्यों मांगेगी? घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। कोई संपत्ति परिसंपत्ति अथाह है उनके पास, कांग्रेस के पास। आज वो दिखावा कर रहे हैं, चंदा मांगने की यदि बात कर रहे हैं तो खाली दिखावा है। चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग ने ग्राम पंचायत गबेला में पुल निर्माण के लिए लगभग 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन और टेंडर की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के कुछ ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों से मिली भगत करके टेंडर प्रक्रिया नियम के विरुद्ध जाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सिलेक्शन बॉन्ड निर्गत कर दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारी भी चुप हैं। लघु सिंचाई से संबंधित है, जो चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गबेला ग्राम पंचायत में जो हमारे अपने अपने निजी काम थे, लघु सिंचाई में छोटे छोटे कार्य थे हमारे, वो हमारे जो भी निजी कार्य थे वो कुछ उन्होंने बॉन्ड जो है पर्सनल बॉन्ड एक एक को जो 3-3 बॉन्ड करके विभाग ने जो है दूसरों के नाम से कर दिए। कई और भी परिवार के लोग ऐसे जिनके अपने मूल है, वो ठेकेदार है, उनको वंचित कर दिया है, और एक एक को जो 3-3 4-4 काम दे करके विभाग ने जो मिली भगत करके जो उन कामों को जो दूसरों को दे दिया। मसूरी की सड़कें इन दिनों बदहाल अवस्था में हैं, और पेयजल निगम द्वारा यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत सड़कों को खोद दिया गया है। सड़कों की खुदाई के बाद चारों ओर मिट्टी के ढेर लगे हैं और धूल से लोग परेशान हैं। शीघ्र ही पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है, और ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति से पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आने की संभावना है, और इसके चलते आनन फानन में मिट्टी बिछाई जा रही है और गड्ढों को भरा जा रहा है, जिससे और अधिक परेशानी पैदा हो गई है। वहीं मई महीने तक सड़क को बनाए जाने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है, और ऐसे में पर्यटन सीजन प्रभावित होने की संभावना है। वर्ष भी मसूरी का माहौल यही रहा कि हर तरफ सड़कें खुदती रही, चाहे वो माल रोड हो चाहे माल रोड के बाहर हो। यमुना पेयजल को लेकर लगातार तक खुदाई का ही कार्य चल रहा है, जबकि जो हमारे माननीय मंत्री है आज से एक साल पहले ढोल नगाड़ा पीट चुके हैं कि मसूरी में यमुना का पानी आ चुका है, लेकिन यमुना का पानी आज भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया है। और 2-3 साल हो गए लगातार सड़कें खोदी जा रही है, और हाल में ही फिर सड़कों का वही हाल है। विभाग का कहना है कि हम 20 मई तक इस काम को पूरा कर पाएंगे, तो हमें तो इस बार का भी सीजन खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लगभग 20 मई तक पूर्ण करने की उसमें हैं, और हम इसको कर भी देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो हमने अभी ये ट्रेन का काम कराया है ना,
इसके ऊपर हम रिसाइकलर से इसको मिलिंग करानी है हमने ना, तो उसके लिए एक बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल होता है जिसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ी थी, वो हमें 20 मार्च को प्राप्त हुई है। अगर कोई विकास कार्य होता है तो उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत तो लोगों को थोड़ी सी होती ही है जब तक वो पूर्ण नहीं होता है, तो थोड़ा सा है। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब पीक सीजन से पहले ही हम उसको। तो 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू होगी और यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर देखी खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। चार धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चार धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,25,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो चार धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहाँ पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहाँ पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहाँ पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। चमोली के उच्च हिमालयी भ्यूटार घाटी में यूनेस्को के विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का निरीक्षण किया। पार्क प्रशासन की विशेष टीम घाटी का जायजा लेकर सकुशल वापस रेंज कार्यालय गोविंद घाट पहुंची। आगामी 1 जून से आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने के लिए इस जैव विविधता से भरी विश्व धरोहर नंदन कानन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के गेट खोल दिए जाएंगे। लिहाजा पार्क प्रशासन अभी से शीतकाल में बर्फबारी के चलते घाघरिया से आगे पार्क क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने सहित पार्क में लगे ट्रैप कैमरों की टोह लेने सहित पार्क प्रतिबंधित रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में किसी तरह की वन्यजीव तस्करों की उपस्थिति पर लंबी दूरी की गश्त के साथ साथ पार्क क्षेत्र पर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल किया, जहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप
पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं स्थानीय लोगों को, जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND 24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के पास अपने कोई प्रत्याशी नहीं है। जनता इस बार आर पार की लड़ाई के लिए अपना मन बना चुकी है। साथ ही कहा कि जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट लोगों के बीच जब जाकर बोल रहे हैं कि आप मेरे नाम पर वोट मत दो, मोदी के नाम पर वोट दो, इससे साफ होता है कि भाजपा के पास पूरे भारत में मोदी के चेहरे के अलावा दूसरा कोई भी चेहरा नहीं है। वहीं उन्होंने विकास को लेकर कहा कि नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इससे साफ हो गया है कि इस बार भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना रखा है। वर्तमान सांसद भी कहने लगे कि भैया मुझसे गलती हो गई हो तो मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे मत दो, मोदी जी के नाम पे। इस क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जो जरूरी काम है हम उसको कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो जनता का जो आज बड़ा रिस्पांस मिलने का एक और भी कारण है, और जनता अब पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरी तरह से नाकाम रहा। उन्होंने 5 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों से मुलाकात करने के साथ साथ ही रोड शो त्रिदेव सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। माया देवी मंदिर प्रांगण में जेपी नड्डा के आने की तैयारी को लेकर काम किया जा रहा है। बता दें कि जेपी नड्डा 5 अप्रैल को हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर में पूजन करेंगे, जिसके बाद जेपी नड्डा जूना अखाड़े में सभी 13 अखाड़ों के वरिष्ठ संतों के साथ बैठक करेंगे। त्रिदेव सम्मेलन में शामिल होंगे।
तो आज जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर आएंगे और माया देवी मंदिर में पूजन करेंगे। सीधा रुख करेंगे देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कांग्रेस सरकार के समय में हर दिन कोई नई घोटाला होता था, नया भ्रष्टाचार का मामला होता था, कोई घपला सामने आ जाया करता था। लेकिन आज जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम कर रहे हैं सख्त एक्शन से। या तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल में हैं, आप देख रहे होंगे जेल में है ना। अरे भाई जोर से बोलिए, जेल में है कि नहीं है? जो भी भ्रष्टाचार करने वाले जेल में है ना, और या तो फिर वो बेल में है, कुछ लोग बेल में भी हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं ये कांग्रेसी गैंग झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाना है, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाना है, और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भ्रष्टाचारियों को बचाना है भाइयों बहनों, ऐसे तुष्टीकरण को बढ़ावा देना है। और भारत के महान लोकतंत्र पर जो इमरजेंसी जिन्होंने लगाई, हम सब जानते हैं इमरजेंसी किसने लगाई, कौन सी पार्टी थी वो इमरजेंसी लगाने वाली। इमरजेंसी का धब्बा लगाने वालों को भी आज समय समय पर जब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके काले कारनामों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, संविधान के विरुद्ध चलने वालों के लिए कार्रवाई हो रही है, कानून को न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब उनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र का उपहास उड़ाने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। 60 सालों तक देश को अपनी बपोती समझने वाले, जो कभी देश के युद्धपोतों को भी अपने लिए निजी इस्तेमाल किया करते थे, और बड़ी बड़ी पार्टियां अपने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INE 24। नमस्कार।